ये ब्रह्मांड एकदम बेइंतहा खामोश समुंदर है। हम इंसान इसके किनारे पर खड़े नन्हे बच्चों जैसे हैं जो लहरों को देखकर सोचते हैं बस यही है सब कुछ। अपनी छोटी मोटी जीत का बवाल मचाते हैं। चांद पर झंडा गाड़ के लगता है मानो ब्रह्मांड को फतेह कर लिया, लेकिन भूल जाते हैं जितना शांत दिखता है ये समुंदर, उसकी गहराइयों में उतने ही खतरनाक राज दबे हैं। साल 2032 का समय। इंसानों ने चांद पे पक्की कॉलोनी बना लिया है। मंगल ग्रह पर कमर्शियल माइनिंग चालू थी और फिर 8 साल बाद 2040 में इंसानियत ने अपनी सबसे बड़ी छलांग मारी। एक डीप स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के तहत एक धांसू स्पेसशिप बनाई गई। नाम था इवेंट होराइजन। मकसद हमारे सोलर सिस्टम की हदें पार करना। लेकिन अपने पहले ही मिशन में इवेंट होराइजन अचानक गायब। ना कोई सिग्नल, ना कोई सुराग, मानो ब्रह्मांड ने उसे निगल लिया हो। ये मिशन जो इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी बनने वाला था, एक भयानक हादसे में बदल गया। उस रहस्यमय वाकया को 7 साल बीत चुके थे। अब वक्त था 2047 का। अंतरिक्ष की गहरी काली खामोशी को चीरता हुआ एक स्पेसशिप लुइस एंड क्लार्क अपने मिशन की ओर बढ़ रहा था। ये कोई साधारण जहाज नहीं था, ये था एक सर्च एंड रेस्क्यू वेसल जिसे भेजा गया था एक टॉप सीक्रेट मिशन पे। इसके आयंस इंजन इसे बिजली की रफ्तार से धकेल रहे थे, इतनी तेजी कि अंदर से 30 Gs का प्रेशर बन रहा था, यानी धरती की ग्रेविटी से 30 गुना ज्यादा। ऐसा प्रेशर जो इंसान की हड्डियां तक पिघला दे। इसलिए क्रू मेंबर्स को लिक्विड से भरे डीप स्लीप पॉड्स में सुलाया गया था ताकि वो इस किलर प्रेशर को फील भी ना करें। इस रफ्तार से सिर्फ 26 दिन में लुइस एंड क्लार्क सोलर सिस्टम के 8वें ग्रह नेपच्यून के पास पहुंच गए। तब जाकर सारे क्रू मेंबर्स अपने डीप स्लीप पॉड से बाहर आए। मिशन को लीड कर रहा था कैप्टन मिलर, एक रॉक सॉलिड लीडर जिसने अपने क्रू का एक दूसरे से इंट्रो करवाया। इनमें थे चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम वीर, कम्युनिकेशन ऑफिसर और सेकेंड इन कमांड लेफ्टिनेंट स्टार्क, मेडिकल ऑफिसर डीजे, मेडिकल टेक्नीशियन पीटर, पायलट स्मिथ, रेस्क्यू टेक्नीशियन कूपर और आखिर में इंजीनियर जस्टिन। कैप्टन मिलर और उसकी ये टोली अपने मिशन से अनजान थे। सबके दिमाग में बस एक सवाल था, भाई आखिर हम नेपच्यून पर क्यों आए हैं? तब डॉक्टर वीर सामने आया और बोला, भाइयों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो टॉप सीक्रेट है। कुछ वक्त पहले हमें नेपच्यून के ऑर्बिट से एक रेडियो सिग्नल मिला, टूटा फूटा लेकिन पक्का इवेंट होराइजन से आया था। इवेंट होराइजन का नाम सुनते ही क्रू मेंबर्स का दिमाग सटक गया। आपस में बहस शुरू। क्या बकवास है, 7 साल पहले गायब हुए एक फालतू शिप का रेस्क्यू करने हमें भेजा है, वो भी टॉप सीक्रेट बोल के। वीर ने सभी को शांत और ठंडा करते हुए कहा, तुम्हें इवेंट होराइजन के बारे में क्या ही पता है? बस इतना ना कि वो एक डीप स्पेस रिसर्च की शिप थी जिसका रिएक्टर फेल हुआ और क्रू समेत तबाह हो गई। अरे ये सब पब्लिक को दिखाने की कहानी थी। असल में इवेंट होराइजन कोई साधारण शिप नहीं थी, ये गवर्नमेंट का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। दुनिया की पहली ऐसी शिप जो लाइट की स्पीड से भी तेज चल सकती थी। ये सुन के कुछ क्रू मेंबर्स हंस पड़े। स्मिथ बोला, डॉक्टर आप तो आइंस्टीन के रिलेटिविटी लॉ को तोड़ रहे हैं। उस लॉ के हिसाब से तो कुछ भी लाइट से तेज नहीं जा सकता। वीर मुस्कुराया और बोला, हमने नियम तोड़ा नहीं, उसे चकमा दिया है। इवेंट होराइजन स्पेस में चलते ही नहीं, स्पेस टाइम को मोड़कर अपनी मंजिल को पास लाती है। एक झटके में करोड़ों लाइट ईयर दूर पहुंचा देती है। क्रू मेंबर्स का दिमाग चकराया। वीर ने कागज उठाया और बोला, ये कागज पूरा ब्रह्मांड है। ये पॉइंट ए जहाँ हम हैं और पॉइंट बी जहाँ हमें जाना है। अब बताओ ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? जस्टिन बोला, सीधी लाइन। वीर ने कहा, गलत, और कागज को मोड़कर ए और बी को मिला दिया। सबसे छोटा रास्ता तब है जब रास्ता ही ना हो। इवेंट होराइजन में एक ग्रेविटी ड्राइव, एक वर्म होल जनरेटर है। ये इतनी धांसू मशीन है जो स्पेस को खींचती और मोड़ती है और बनाती है एक डायमेंशनल गेटवे, एक ऐसा दरवाजा जो ब्रह्मांड के 2 दूर कोने को एक जगह जोड़ देता है, डिस्टेंस को 0 कर देता है। शिप उस दरवाजे से गुजरती है और एकदम करोड़ लाइट ईयर दूर पहुंचा देती है। फिर स्पेस अपने पुरानी शेप में वापस आ जाता है। ये सुन के क्रू मेंबर्स के मुंह खुले के खुले रह गए। कूपर ने पूछा, डॉक्टर आपको इवेंट होराइजन के बारे में इतना कैसे पता है? वीर बोला, क्योंकि उसे मैंने ही बनाया था। जस्टिन ने पूछा, आपने कहा था कि शिप फटी नहीं थी, तो फिर कहाँ थी इतने साल? वीर ने जवाब दिया, यही तो पता लगाने आए हैं। अपने पहले मिशन में इवेंट होराइजन का गेटवे खुला और वो क्रू समेत गायब। 7 साल तक कोई सुराग नहीं, लेकिन अब नेपच्यून के ऑर्बिट से हमें इसका रेडियो सिग्नल मिला। वीर ने सिग्नल प्ले किया, टूटा फूटा, लेकिन इसमें इंसानी चीखें थी, भयानक दर्द वाली, मानो शिप में कुछ खौफनाक हो रहा हो। चीखों के पीछे गड़गड़ाहट थी। वीर ने उस गड़गड़ाहट को फिल्टर करके सुनाया। ऐसा लग रहा था कि कोई बोल रहा हो पर भाषा समझ नहीं आ रही। तभी डीजे बोला, रुकिए, ये तो लैटिन लग रहा है। हाँ लैटिन ही है। कोई कह रहा है लिबराते में। कैप्टन ने पूछा, मतलब? डीजे बोला,
मुझे बचाओ। लिबराते में का मतलब है मुझे बचाओ। तभी शिप में अलार्म बजा। वक्त था नेपच्यून के ऑर्बिट से उतर कर इवेंट होराइजन को ढूंढने का। कैप्टन के ऑर्डर पे टीम तैयार हुई और लुइस एंड क्लार्क उस सिग्नल की दिशा में बढ़ चले। आसमान तूफानी बादलों से घिरा था, भारी और डरावने। जैसे ही शिप नीचे उतरी, सामने थी इवेंट होराइजन, एक बवाल शिप, बिल्कुल खामोश, जैसे कोई पुराना मंदिर हो जो सदियों से अकेला खड़ा किसी का इंतजार कर रहा हो। स्टार्क ने इवेंट होराइजन के क्रू से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। फिर उसने बायोस्कैन शुरू किया, ये चेक करने के लिए कि अंदर कोई जिंदा है या नहीं। पर स्कैनर का रिजल्ट चौंका देने वाला था। वो किसी जीवित चीज को पकड़ने के बजाय पूरी शिप को ही बार बार लोकेट कर रहा था, जैसे पूरी शिप ही जिंदा हो। स्टार्क ने कैप्टन से कहा, लगता है स्कैनर खराब है, अब एक ही रास्ता है। कैप्टन ने फैसला किया कि अंदर जाकर सर्वाइवर्स को ढूंढा जाए। उन्होंने अपनी शिप से एक ब्रिज निकाला और उसे इवेंट होराइजन के एयरलॉक से जोड़ दिया। कैप्टन मिलर, पीटर और जस्टिन स्पेस सूट पहनकर अंदर घुसे। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी और कड़ाके की ठंड। शिप का सारा सामान जीरो ग्रेविटी में तैर रहा था। कैप्टन और बाकी क्रू मैग्नेटिक शूज की वजह से सतह पर टिके थे। शिप दो हिस्से में थी, आगे कंट्रोल रूम पैनल, पीछे इंजन और बीच में एक बड़ा सा कॉरिडोर, एक बड़ी सी गैलरी। इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि इमरजेंसी में शिप को बीच से तोड़कर फ्रंट एंड को लाइफ बोट की तरह यूज किया जा सके। इसके लिए कॉरिडोर में एक्सप्लोसिव भी लगे थे। कैप्टन ने जस्टिन को इंजन सेक्शन में भेजा और पीटर के साथ फ्रंट डेक की तलाशी लेने लगा। कुछ देर बाद कैप्टन मेडिकल रूम में चेक करते हुए आया और पीटर कंट्रोल रूम में पहुंचे। अभी तक उन्हें कोई क्रू मेंबर नहीं मिला, ना जिंदा ना मुर्दा। तभी पीटर की नजर कंट्रोल रूम पैनल पे पड़ी, जहां ताजा खून के छींटे थे। वो सिहर गई। अगले ही पल बिजली चमकी और उसके सामने एक खौफनाक मंजर उभरा। तभी पीटर की नजर कंट्रोल पैनल पे पड़ी, जहां ताजा खून की छींटे थी। वो सिहर गई। अगले ही पल बिजली चमकी और उसके सामने एक खौफनाक मंजर उभरा। दीवारों पर इंसानी मांस और खून चिपका था, जैसे ये कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि कोई कसाई खाना हो। तभी पीटर को शिप के वीडियो लॉग्स मिले, यानी वो वीडियोस जो होराइजन के क्रू मेंबर्स ने बनाए थे, खुद से रिकॉर्ड किए थे, जिसमें मिशन के सारे रिकॉर्डिंग थी। वो एक सीडी निकाल रही थी कि तभी कोई साया चुपके से उसके पीछे आ खड़ा हुआ। पीटर्स ने सीडी खींची और पलटकर पीछे देखा और चीख पड़ी। सामने था एक भयानक शरीर, आंखें गायब, बदन जगह जगह से फटा हुआ। लेकिन कुछ पल बाद उसे समझ आया कि ये कोई प्राणी नहीं बल्कि जीरो ग्रेविटी में तैरती एक लाश है। उसकी सांसें थमी। उधर वीर और बाकी क्रू पीटर्स के हेलमेट कैम से ये सब देख रहे थे। वो समझ गए कि ये इवेंट होराइजन का क्रू मेंबर था। उसकी हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच डाला। इधर जस्टिन इंजन सेक्शन में पहुंचा। वहां उसे एक अजीब मशीन दिखी, एक बड़ा गोल्डन ढांचा जिसके चारों ओर 3 मैग्नेटिक रिंग्स घूम रही थी। ऐसा डिजाइन उसने पहले कभी नहीं देखा था। वीर कैमरे से देख रहा था और उसके चेहरे पर संतुष्टि थी, जैसे अपनी औलाद को देख रहा हो। बोला, यही है कोर, शिप का दिल, ग्रेविटी ड्राइव, एक वर्म होल जनरेटर। तभी जस्टिन का कैमरा और माइक बंद हो गए। वीर और बाकी क्रू मेंबर्स उसे ना देख पा रहे थे न सुन पा रहे थे। जस्टिन के सामने कुछ अजीब हो रहा था। ग्रेविटी ड्राइव के कोर से अचानक एक चमकती रोशनी फूटी, इतनी तेज कि उसकी आंखें चौंधिया गई। जब रोशनी कम हुई तो उसने देखा कि घूमती रिंग्स ने एक परफेक्ट गोल आकार बना लिया था और कोर एक गहरे काले अंधेरे में बदल गया था। जस्टिन ने उस अंधेरे में उंगली डाली। वो लिक्विड जैसा लग रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने पूरा हाथ डाल दिया। तभी जैसे किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। जस्टिन घबरा गया और जोर जोर से हाथ खींचने लगा, लेकिन अचानक उसे उस अंधेरे में खींच लिया गया। जस्टिन एक केबल से बंधा हुआ था जो लुइस एंड क्लार्क से जुड़ी हुई थी। वो केबल तेजी से खींच रही थी। कूपर फौरन जस्टिन को बचाने दौड़ा, लेकिन तभी केबल तन गई और रुक गई। उसी पल ग्रेविटी ड्राइव के कोड से एक तेज ऊर्जा निकली, जैसे कोई विस्फोट। वो ऊर्जा इवेंट होराइजन से होती हुई लुइस एंड क्लार्क तक पहुंची, जिसकी वजह से सर्किट्स जल गए। शिप में आग लग गई और प्रेशराइज्ड छत में छेद हो गया। ऑक्सीजन लीक होने लगी। अब क्रू के पास कोई चारा नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें भी स्पेस सूट पहनकर इवेंट होराइजन में आना पड़ा। कूपर तनी हुई केबल खींचते हुए जस्टिन को बचाने जा रहा था। तभी केबल ढीली पड़ी और जस्टिन खुद ब खुद उस अंधेरे से बाहर निकल आया, लेकिन पूरी तरह बेहोश। कूपर ने उसे थाम लिया। उधर पीटर्स ने इवेंट होराइजन के पावर सिस्टम को ठीक किया और शिप फिर से चालू हो गई। बिजली लौटी, ग्रेविटी स्टेबल हुई, तैरती चीजें नीचे गिरी। वो लाश जो ठंड में जमकर हवा में थी जमीन पे गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई। शिप का टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन थी। स्टार्क ने बताया कि शिप का एयर फिल्टर खराब हो चुका है। हवा में जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। उन्होंने लुइस एंड क्लार्क के फिल्टर्स इवेंट होराइजन में लगाए, लेकिन स्टार्क का हिसाब था कि ये सिर्फ 20 घंटे तक हवा साफ रख पाएगा। अगर वो 20 घंटे में लुइस एंड क्लार्क को ठीक करके यहाँ से नहीं निकले तो ये जहरीली
जहरीली हवा हम सबको खत्म कर देगी। मुसीबत यही खत्म नहीं थी, कोर से निकली ऊर्जा ने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी तबाह कर दिया था। मदद बुलाने की कोई उम्मीद नहीं थी। कैप्टन की टेंशन बढ़ गई। उसने स्मिथ को लुइस एंड क्लार्क के छेद को वेल्ड करने भेजा और बाकी क्रू को इवेंट होराइजन की छानबीन में लगा दिया। उधर डीजे और पीटर्स जस्टिन की जांच कर रहे थे। उसे उस अंधेरे से लौटे 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन वो अब भी बेहोश था। उसकी आंखें खुली थी, ऐसा लग रहा था कि उसने कोई खौफनाक चीज देखी हो। कैप्टन ने कूपर से पूछा, जब तू जस्टिन को बचाने गया तूने क्या देखा? कूपर डरा हुआ था। बोला, जब जस्टिन कोर से बाहर आया तो कोर काले लिक्विड जैसा था, लेकिन जैसे ही वो निकला कोर फिर से ठोस गोलाकार में बदल गया। वीर को यकीन नहीं हुआ। बोला, कूपर तुझे वहम हुआ है, ग्रेविटी ड्राइव बिना पावर के अपने आप चालू हो ही नहीं सकता। वीर कैप्टन स्टार्क को लेकर ग्रेविटी ड्राइव के पास पहुंच गया और बोला, देखो ये पूरी तरह स्टेबल है, इसे चालू करने के लिए मैनुअल कमांड चाहिए। ये एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनाता है जो शिप को स्पेस में कहीं भी ले जा सकता है। स्टार्क चौकी, ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीज, और आपने उसे जानबूझकर बनाया? वीर ने ठंडे लहजे में कहा, हाँ, क्योंकि उसी से हम स्पेस टाइम को मोड़ सकते हैं। कैप्टन ने पूछा, डॉक्टर अगर ये मशीन सच में चालू हुई थी और जस्टिन उस गेटवे से खिंच गया था तो वो कहाँ गया होगा जहाँ से इवेंट होराइजन लौटी? वीर ने शांत लहजे में कहा, थ्योरी के हिसाब से तो हाँ, लेकिन गेटवे अपने आप नहीं खुल सकता। ये 3 मैग्नेटिक रिंग्स ब्लैक होल को स्टेबल रखती हैं। जब तक ये कंट्रोल में है कुछ भी अपने आप अंदर नहीं जा सकता। लेकिन कैप्टन को ग्रेविटी ड्राइव से खतरे की बू आ रही थी। उसने पूरी टीम को सख्ती से कहा, इस एरिया से दूर रहें। उधर पीटर्स मेडिकल रूम में बेहोश जस्टिन के साथ थे और इवेंट होराइजन के वीडियो लॉग्स देख रही थी। तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी, जैसे कोई कमरे में घुस रहा हो। वो सहम सी गई और चाकू उठाकर इधर उधर देखने लगी। तभी कोई दिखा नहीं। तभी उसकी नजर एक स्ट्रेचर पे पड़ी जो टेंट से ढका था। उसमें कुछ हलचल थी, जैसे कोई नाखूनों से खरोच रहा हो। पीटर्स की सांसें अटक गई। हिम्मत करके वो चाकू लिए टेंट के पास पहुंचे और एक झटके में टेंट हटाकर वार करने को तैयार हुई। चाकू पकड़े वो टेंट के पास पहुंची और एक झटके में टेंट को हटाया। जैसे उसने चाकू उठाया उसकी नजर अंदर पड़ी और वो सन्न रह गई। उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर पड़ा। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। अंदर उसका नन्हा बेटा था जिसके पैर पर गहरे घाव थे, मानो वो सड़ रहा हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? उसका बेटा तो सालों पहले मर चुका था। फिर भी पीटर्स उसे साक्षात देख रही थी। तभी पीछे से डीजे आया। उसने पीटर्स के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, पीटर्स क्या हुआ? पीटर्स चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन जब उसने दोबारा देखा स्ट्रेचर की ओर तो वहाँ कोई नहीं था। अभी अभी जो हुआ वो सच था या भ्रम? पीटर्स का दिमाग चकरा रहा था। कुछ देर बाद पीटर्स ने कैप्टन और क्रू को इवेंट होराइजन का आखिरी वीडियो फुटेज दिखाया। शुरुआत में क्रू उत्साहित था। वो पहली बार ग्रेविटी ड्राइव का इस्तेमाल कर प्रोक्सीमा सेंटोरी की सैर करने वाला था, जो धरती से 4.25 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन तभी वीडियो में कुछ अजीब हुआ। जैसे ही ग्रेविटी ड्राइव ऑन हुआ फुटेज धुंधला हो गया। स्क्रीन पर झटके लगने लगे और फिर बस चीखें सुनाई दी, घिसटने की आवाजें, जैसे शिप में हर तरफ खौफ मचा हो। वीडियो लॉग में कुछ भी साफ दिखाई ना देने से कैप्टन ने पीटर्स को फुटेज को फिल्टर करने को कहा। तभी शिप में अचानक पावर ड्रेन शुरू हो गया, मतलब कोई हिस्सा तेजी से एनर्जी खींच रहा था। वीर ने कहा, जरूर ग्रेविटी ड्राइव में खराबी है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ। वो फौरन कैप्टन के साथ कोर की तरफ भागा और कंपार्टमेंट खोलकर सर्किट सेक्शन में घुसा। अंदर एक कंपोनेंट धधक रहा था। वीर ने फौरन उसे ठीक करने की कोशिश शुरू की। कुछ देर बाद कैप्टन ग्रेविटी ड्राइव के पास खड़ा वीर को पुकार रहा था। तभी उसे पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, ग्रेविटी ड्राइव के नीचे भरे लिक्विड में उथल पुथल मच रही थी। अचानक उसके सामने आग की लपटें उठी और एक जला झुलसा इंसान बाहर निकला, मानो नर्क से आया हो। कैप्टन उसे देखता रह गया, जैसे उसका अतीत उसकी आंखों के सामने जिंदा हो गया हो। कुछ देर बाद कंट्रोल रूम में कैप्टन ने क्रू को वो खौफनाक मंजर बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वीर ने कहा, कैप्टन शायद ये हेलुसिनेशन है। शिप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैल रही है जिससे ऐसा हो सकता है। लेकिन कैप्टन को ये हेलुसिनेशन नहीं लग रहा था। तभी पीटर्स ने चुप्पी तोड़ी और बताया, उसने भी अपने मरे हुए बेटा को देखा था। फिर भी कोई उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा। लेकिन तभी कैप्टन समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सबको अपने काम पर लौटने को कहा ताकि जल्दी से इस शिप से निकल सके। उसी वक्त स्टार्क कैप्टन के पास आई। वो शिप को बायोस्कैन कर रही थी। डीएनए आरएनए फिल्टर्स के जरिए ये उम्मीद कि शायद कोई क्रू मेंबर जिंदा मिल जाए, लेकिन उसे कुछ अजीब पता
चला। उसने कहा, कैप्टन मैंने पूरी शिप को फिर से स्कैन किया, रीडिंग्स बता रही हैं कि शिप के हर कोने में लाइफ है। कैप्टन गुस्से में बोला, साफ साफ बोलो स्टार्क। स्टार्क ने कहा, मुझे लगता है ये रीडिंग और हमारे हेलोसिएशंस आपस में जुड़े हैं। शिप हम पर असर डाल रही है और ये असर हर पल बढ़ रहा है। मुझे शक है कि ये शिप जहाँ भी गई है वहाँ से कोई अनजानी ताकत साथ लाई है। कैप्टन ने उससे घूरते हुए कहा, तुम कह रही हो कि ये शिप जिंदा है, यानी इसके अंदर आत्मा है? स्टार्क ने साफ कहा, हाँ कैप्टन, यही मेरा जवाब है। कैप्टन ने ठंडी सांसें भरते हुए कहा, पहली बात तो मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है और मुझे और कोई जवाब नहीं चाहिए स्टार्क। अब तो बस हम यहाँ अगले 10 घंटे तक जिंदा रहें और यहाँ से जिंदा निकल जाए, बस यही काफी है। ये कहकर कैप्टन अपने शिप लुइस एंड क्लार्क को ठीक करने चला गया। इधर पीटर्स जस्टिन की देखभाल कर रही थी, लेकिन एक पल के लिए उसकी नजर हटी और जस्टिन स्ट्रेचर से गायब हो गया। पीटर घबरा गई, उसे चिल्लाकर ढूंढने लगे। तभी कंटेमिनेशन रूम से जोर सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा पीट रहा। वो जगह थी जहाँ अनजान लाइफ फॉर्म को क्वारंटाइन करते हैं। कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जो भी था वो बड़ा था और दरवाजे को जोर जोर से हिला रहा था। पीटर्स की रूह कांप गई। तभी कमरे से तेज ऊर्जा निकली, जिसने पूरे सेक्शन में चिंगारियां बिखेर दी। पीटर भागकर कंट्रोल रूम पहुंची और दरवाजा बंद कर दिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वहाँ डीजे, स्टार्क और वीर भी थे। पीटर्स ने घबराते हुए कहा, तुमने वो आवाजें सुनी? डीजे ने उसे शांत करते हुए कहा, कौन सी आवाजें पीटर्स? तभी कंट्रोल रूम का दरवाजा भी जोर जोर से पीटा जाने लगा। वार इतना तेज था कि लोहे के दरवाजे पर भी निशान पड़ने लगे। डीजे और स्टार्क भी डर गए, लेकिन वीर शांत बैठा सब देख रहा था, जैसे होश में ही ना हो। अचानक वो उठा और दरवाजा खोलने लगा। स्टार्क ने उसे पकड़कर रोका। तभी दस्तक बंद हुई और इमरजेंसी सिग्नल आया। पता चला कि कोई एयरलॉक से शिप से बाहर जा रहा है। पीटर्स समझ गई कि ये जस्टिन है। सब एयरलॉक की तरफ भागे। पीटर्स का शक सही था। जस्टिन ने एयरलॉक को अंदर से लॉक कर दिया था और बाहर का दरवाजा खोलने वाला था। स्पेस में निकलते ही उसकी जान चली जाती। पीटर्स चिल्लाई, जस्टिन रुक जाओ, बाहर का दरवाजा मत खोलो। जस्टिन मुड़ा और बोला, क्या तुमने भी वो आवाजें सुनी? पीटर्स ने कहा, हाँ जस्टिन, मैंने सुनी, मैंने भी वो आवाजें सुनी। सिर्फ तुमने ही नहीं सुनी, वो मैंने भी सुनी। मुझे तुम पर यकीन है, दरवाजा खोलो प्लीज। लेकिन जस्टिन ने बड़बड़ाना शुरू किया। वो कहता है वो कुछ दिखाते हैं, कुछ भयानक। पीटर्स ने पूछा, किसकी बात कर रहे हो जस्टिन? उसने कहा, द डार्क। जब मैं गेटवे से उस दूसरी जगह गया वो मेरे साथ आया। बस अब और नहीं सहा जाता। अगर तुम मेरी जगह होती तो जो मैं देख रहा हूँ वो देखती तो तुम भी मौत को ही चुनती। ये कहकर उसने एयरलॉक का बटन दबा दिया। प्रेशर बढ़ने से उसका शरीर फूलने लगा। खून की धारें नसों को चीरती हुई बाहर बहने लगे। तभी दरवाजा खुला और जस्टिन अंतरिक्ष में उड़ने लगा। शुक्र था कैप्टन बाहर आया। उसने जस्टिन को पकड़कर वापस एयरलॉक में खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। जस्टिन की जान तो बच गई, लेकिन हालत नाजुक थी। डीजे और पीटर्स उसका इलाज करने लगे। कैप्टन का दिमाग अब पूरी तरह चकरा चुका था। उसने वीर पर सवाल ताके, डॉक्टर सच बताओ यहाँ क्या हो रहा है? जस्टिन कह रहा था कि वो गेटवे से गया और अंधेरा साथ लाया। ये शिप 7 साल तक कहाँ थे, लेकिन वीर नजरें चुराकर चला गया। अब कैप्टन को शिप की आवाजें सुनाई देने लगी, जानी पहचानी, दर्द भरी। जब भी वो दीवारों को छूता उसे भयानक दृश्य दिखते हैं, जैसे शिप उसके डर को बाहर निकाल रहा। वो आवाजें उसके पुराने साथी कैरिक की थी। अतीत में एक हादसे में कैप्टन को कैरिक को जलते हुए छोड़ना पड़ा था। वो पछतावा आज भी जिंदा था और अब ये शिप उसे उसी दर्द में डुबा रही थी। ग्रेविटी ड्राइव के सामने जो जला हुआ इंसान दिख रहा था वो कैरिक था। डर और बेचैनी में कैप्टन डीजे के पास पहुंचा। उसने कहा, डीजे लगता है ये शिप जिंदा है, ये हमारे दिमाग पढ़ रही है, हमारे डर को बाहर ला रही है। तभी डीजे ने कहा, कैप्टन मुझे भी कुछ बताना है। असल में शिप से जो मैसेज आया था उस मैसेज को पढ़ने में मुझसे गलती हो गई। वो लैटिन शब्द लिबराते में नहीं लिबराते ल्यूथ में था, यानी खुद को बचाओ, और पूरी लाइन थी लिबराते न्यूथ में एन इन्फेरिस, खुद को नर्क से बचाओ। कैप्टन चौंक गया। डीजे ने कहा, अगर वीर की बात सच है तो ये शिप कहीं भी जा सकती, तो शायद नर्क से लौटी हो। कैप्टन हंसा, नर्क? तुम ऐसी बातों पर यकीन करते हो? डीजे बोला, मैं नहीं, लेकिन जिसने ये मैसेज भेजा वो जरूर करता होगा। तभी कैप्टन ने टाइम चेक किया। अब सिर्फ 20 मिनट बचे थे, जिसके बाद शिप में हवा जहरीली हो जाएगी। लुइस एंड क्लार्क लगभग ठीक हो चुके थे, लेकिन इवेंट होराइजन के क्रू का क्या हुआ ये अब तक रहस्य था। पीटर्स वीडियो लॉग्स को फिल्टर कर रही थी, लेकिन बार बार फेल हो रही थी। तभी स्क्रीन पर अपने आप को छुप रहा। वीडियो साफ थी। पीटर्स ने सबको बुलाया। जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इवेंट होराइजन का क्रू पागल हो चुका था। वो एक दूसरे को जानवरों की तरह मार रहे थे। कोई मांस चबा रहा था, किसी के मुंह में टेंटिकल्स निकल रहे थे, कोई खून की उल्टियां कर रहा था। सबसे डरावना, शिप के कैप्टन ने अपनी आंखें नोच डाली थी। ये देखकर सबकी रूह कांप गई। कैप्टन ने कहा, बस अब और नहीं, अभी के अभी अपनी शिप पर चलो और यहाँ से निकलो। लेकिन वीर में अब सनक सवार थी। उसने कहा, मिशन का क्या कैप्टन? हम कहीं नहीं जा रहे, मेरी शिप के बिना तो बिल्कुल नहीं। कैप्टन गुस्से में बोला, डॉक्टर
हमारा मिशन क्रू को बचाना था जो अब जिंदा नहीं है। तुम्हारी इस खतरनाक शिप ने उन्हें मार डाला। अब इससे पहले कि हमारी भी जाने जाएं, हम यहाँ से निकलेंगे। कैप्टन ने आदेश दिया, स्टार्क सारे वीडियो लॉग्स डाउनलोड करो। डीजे जस्टिन को शिप पर लाओ। पीटर्स स्मिथ के साथ जाओ और हमारी शिप के फिल्टर्स निकाल लाओ। उसने फैसला कर लिया था कि लुइस एंड क्लार्क पर लौटते ही इवेंट होराइजन पर मिसाइल दागकर उसे खत्म कर देंगे। तभी वीर उसके सामने आया, चेहरे पर अजीब शांति लिए। उसने कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते कैप्टन, ये शिप तुम्हें जाने नहीं देगी। कैप्टन ने सख्ती से कहा, तुम्हारे पास 20 मिनट है डॉक्टर, लुइस एंड क्लार्क पर लौटो वरना घर कभी नहीं पहुंचोगे। वीर मुस्कुराया और बोला, मैं तो अपने घर में ही हूँ, और चुपचाप चला गया। इधर पीटर्स और स्मिथ कोर सेक्शन में फिल्टर्स निकाल रहे थे। काम पूरा हुआ ही था कि पीटर्स को अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वो कोर के पास खड़ा था। भावनाओं में बहकर पीटर्स उसके पीछे चल पड़ी। ऊपरी मंजिल पर पहुंची जहां फिर से उसके बेटे की झलक मिली। बिना सोचे वो आगे बढ़ी और ऊंचाई से गिर पड़ी। उसका शरीर कोर के पास जाकर गिरा, हड्डियां टूट चुकी थी और कुछ ही पलों में पीटर्स ने अपना दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वीर वहां पहुंचा। उसने पीटर्स की लाश देखी। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थी। अचानक वो जैसे दूसरी दुनिया में चला गया, अपने पुराने घर में, अपनी पत्नी की बाहों में। ये शिप ही थी जो उसे उसका अतीत दिखा रही थी। उसकी पत्नी जो वीर के रिसर्च के जुनून से टूटकर बाथटब में मर गई। वो गिल्ट अब भी वीर के अंदर जिंदा था और शिप ने उसे हथियार बना लिया। वीर घुटनों पर गिरा और फिर उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। ऊपर क्रू ने लुइस एंड क्लार्क को ठीक कर लिया था और टूल समेट रहा था। स्मिथ भी फिल्टर्स लेकर शिप पर आ चुका था। तभी उसने वीर को इवेंट होराइजन की तरफ जाते हुए देखा। स्मिथ ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। स्मिथ ने कैप्टन को बताया। तभी कैप्टन ने देखा कि कॉरिडोर में लगा एक एक्सप्लोसिव गायब था। उसे समझते देर नहीं लगी कि वीर आया और उनके शिप पर बम लगाया और चला गया। उसने स्मिथ को चेतावनी दी, जल्दी निकलो, लेकिन तभी लुइस एंड क्लार्क धमाके में उड़ गए। स्मिथ मर गया और कूपर जो शिप के ऊपर था मलबे के साथ अंतरिक्ष में उड़ने लगा। लेकिन उसने होश संभाला और अपने सूट के थ्रस्टर से इवेंट होराइजन की ओर लौट आया। कैप्टन गुस्से में भरा था। उसने डीजे को चेतावनी दी, वीर से सावधान रहो। लेकिन डीजे को पता नहीं था कि उसकी मौत उसके पीछे खड़ी है। जैसे ही वो मुड़ा, वीर सामने था। आंखें खोखली थी, फिर भी सब देख रहा था जैसे शिप उसकी आंखें बन गई हो। वीर ने डीजे की गर्दन दबोची और उसे चीर डाला। कैप्टन मेडिकल रूम में पहुंचा। डीजे का कटा हुआ शव छत से नीचे लटक रहा था। फर्श पर खून और मांस का ढेर। कैप्टन की आत्मा कांप गई लेकिन गुस्सा चरम पर था। उसने बंदूक उठाई और वीर को ढूंढने लगा। कंट्रोल रूम में पहुंचा तो देखा वीर ने स्टार्क को बेहोश कर दिया था। कैप्टन ने स्टार्क को होश में लाया और उठाकर ले जाने लगा। तभी वीर की आवाज आई। उसने ग्रेविटी ड्राइव को फिर से एक्टिवेट कर दिया था। 10 मिनट बाद गेटवे खुलने ही वाला था और वीर सबको अपनी दूसरी दुनिया में ले जाने वाला था। वीर बोला, कैप्टन तुम जानना चाहते हो ना कि ये शिप कहाँ गई थी? इवेंट होराइजन को सितारों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये उससे भी आगे चली गई। इसने हमारे ब्रह्मांड में एक छेद कर दिया, एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया जहाँ सिर्फ तबाही और प्योर इविल है। जहाँ से ये शिप लौटी है तो जिंदा होकर लौटी है। अब ये हमें उस दुनिया की सैर कराना चाहती है। तभी स्टार्क ने वीर पर हमला कर दिया लेकिन वीर ने उसे उठाकर फेंक दिया। फिर उसने कैप्टन पर एरो गन से हमला किया। कैप्टन हटा और एरो विंडशील्ड पर जाकर लगा। ग्लास टूटा, हवा अंतरिक्ष में निकलने लगी। वीर उसी के साथ उड़ गया और मर गया। कैप्टन स्टार्क किसी तरह दूसरे चैम्बर में पहुंचे। तभी एयरलॉक का अलार्म बजा। उन्हें लगा वीर वापस आ गया। हथियार लेकर वो इंतजार करने लगे लेकिन एयरलॉक खुला, वो तो कूपर था। कैप्टन की जान में जान आई। तभी उसने देखा कि ग्रेविटी ड्राइव की एक्टिवेट होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। कैप्टन ने फैसला किया कि वो कॉरिडोर में ब्लास्ट करेंगे जिससे शिप का फ्रंट डेक खुलकर अलग हो जाएगा और लाइफ बोट की तरह काम करेगा। उसने स्टार्क और कूपर को फ्रंट डेक पर रहकर इमरजेंसी सिग्नल एक्टिवेट करने को कहा। कैप्टन कॉरिडोर में पहुंचा, बॉम्ब एक्टिवेट किया और डेटोनेटर उठाया। लेकिन तभी जला हुआ कैरिक फिर सामने आया। उसने कैप्टन पर आग बरसाई। कैप्टन भागकर ग्रेविटी ड्राइव चैम्बर में घुसा। चैम्बर जल रहा था। कैप्टन के कपड़े भी जलने लगे। उसने पानी में कूदकर खुद की जान बचाई लेकिन सामने फिर कैरिक था। नहीं, वो वीर था। वो मरा नहीं था। शिप उसे वापस खींच लाई थी। अब वो किसी शैतान से कम नहीं था। वीर ने कैप्टन की खोपड़ी पकड़ी और दिखाया कि वो शिप उसके साथियों को नर्क में तड़पा रही है। गेटवे खुलने ही वाला था कि कैप्टन ने डेटोनेटर दबा दिया। कॉरिडोर में धमाका हुआ और इवेंट होराइजन 2 हिस्सों में बंट गई। फ्रंट डेक स्पेस में सुरक्षित बहने लगा जबकि ग्रेविटी ड्राइव वाला हिस्सा वार्म होल में गायब हो गया। स्टार्क और कूपर जस्टिन को लेकर स्लीपिंग पॉड में चले गए। जस्टिन कोमा में था लेकिन जिंदा था। 72 दिन
बाद रेस्क्यू टीम ने इवेंट होराइजन से बचे हिस्से ढूंढ लिए। वो ग्रेविटी डेक सेक्शन में पहुंचे जहां स्टार्क, कूपर और जस्टिन जिंदा मिले। एक रेस्क्यूअर ने स्टार्क को होश में लाया। स्टार्क ने घबराकर पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? वो चुप रहा, फिर बोला, वो हमारे साथ हैं। उसने हेलमेट हटाया। वो वीर था, जला हुआ, अंधकार से सना, मुस्कुराता हुआ। अचानक स्टार्क चीख कर उठे। ये सपना था, असली रेस्क्यू टीम उसके पास थी। कूपर ने उसे थाम कर कहा, सब ठीक है, लेकिन स्टार्क कांप रही थी। वो जानती थी वो शैतानी ताकत अभी भी शिप पर जिंदा थी, बेताब थी उन्हें नर्क की सैर कराने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।